हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इशू, रूस यूक्रेन विवाद मुद्दा। तो हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझें। आइए मेन मुद्दे को समझने के पहले समझते हैं यूक्रेन की जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन। यूक्रेन जो है ज्योग्राफिकली कहाँ पर लोकेटेड है। जैसा कि हम इस मैप से देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड में यूक्रेन लोकेटेड है वो ये ब्लैक सी के नॉर्थ में और सी ऑफ एजियो से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जैसे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ईस्टर्न यूक्रेन है वो कंप्लीटली रसिया के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो इस प्रकार से यूक्रेन लोकेटेड है। अब आइए देखते हैं इसके पर्टिकुलर मैप में यूक्रेन किस प्रकार से लोकेटेड है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि नाइपर रिवर जो ये है फ्लो करती है, तो इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है डोनबास रीजन है और ये वेस्टर्न पार्ट जो है मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया और हंगरी से लगा हुआ है। तो इसी के साउथ में जो कि 2014 में रसिया के द्वारा इसका अतिक्रमण किया गया वो क्रीमिया रीजन लोकेटेड है। अब इस मैप में समझते हैं डोनबास रीजन। डोनबास रीजन में ही लुहांस्क और डोनेत्स्क ये जो क्षेत्र हैं वो लोकेटेड हैं, जो कि रसिया के द्वारा सेपरेट प्रोविंस जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द द्वितीय वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो थे रसिया। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये रसिया फैला हुआ है और इसमें जो मेन विजेता थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1945 में कंक्लूड हुआ उसमें से थे यूएसए। तो हम यूएसए की भी इसमें बड़े रूप पे बड़े तौर पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो अदर विजेता थे वो थे यूनाइटेड किंगडम। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो यूनाइटेड किंगडम की भी बात करने वाले हैं। तो ये मैप में इसको इस तरह से जो है लोकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो उसका जो है जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाला है। इसके अलावा फ्रांस ने भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता के तौर पर जो उभरा था। तो इस प्रकार से हमने देखा रसिया, यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इस प्रकार से आने वाले जो इस वीडियो में है इनका काफ़ी यूज होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इनको समझा। जैसा कि रसिया के द्वारा आधिकारिक तौर पर डोनबास रीजन में डोनेत्स्क और लुहांस्क को सेपरेट प्रोविंस घोषित किया गया। सेपरेट प्रोविंस घोषित करने के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन के जो सेपरेट प्रोविंस घोषित किए गए हैं ये यूक्रेन की संप्रभुता का हनन है। वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा मेनली ये माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी एक देश का दूसरे देश के ऊपर जो ये आक्रमण है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आक्रमण करार दिया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए जो ये मेन इशू है, जो ये मुद्दा है विवाद का, इसकी जड़ पर जाना पड़ेगा और वो बात उठती है द्वितीय विश्व युद्ध से। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसमें जो विजयी देश थे वो थे यूएसए, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। जो मेजर देश थे, जो मुख्य देश थे वो ये थे। तो इसमें से जो युद्ध का अंत हुआ वो यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक किया गया। तो जो युद्ध था उसमें रूस
और यूएसए ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया हुआ था। तो जो अंत हुआ युद्ध का वो यूएसए के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर जो मुद्दा बना कि जो ये सफल हुआ है युद्ध और इसमें जो विजयी देश हैं इसके जो श्रेय है वो किसको जाना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सो जो है टेंशन्स क्रिएट हुए। इसके बाद यदि हम यूएसए, रसिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें से जो 3 देश हैं यूएसए, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, वो कैपिटलिस्ट के फॉलोवर हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि इसमें जो मार्केट जो चलेगा वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होगा। जिसके पास कंजम्पशन कैपेसिटी होगी इन द सेंस परचेसिंग पावर, वो कमोडिटी खरीदेगा और अपना जो है उसका कंजम्पशन करेगा। उसी ओर जो रसिया था दूसरी ओर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का फॉलोवर था जिसको साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा में जो थे वो मेन इसका उद्देश्य था सभी को बराबर बराबर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रोग्राम और पॉलिसी के थ्रू रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, वो सही तरीके से सबके पास बराबर बराबर करेगा। तो यहाँ पे जो आफ्टर द 1945 1945 के बाद क्या हुआ कि यूएसए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और मार्केट को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने जो है ग्रुप बनाना शुरू किया। वो यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ लेना शुरू किया। यहाँ से जो फॉर्मेशन शुरू हुआ दैट इज नोन एज द नाटो। अब यदि उस ग्रुप में जो कैपिटलिस्ट के सपोर्टर थे तो उनको यूएसए के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया और गारंटी दी गई कि आप कैपिटलिस्ट ग्रुप में शामिल होइए और आपकी जो सिक्योरिटी की, सुरक्षा की गारंटी है वो यूएसए के द्वारा ली जाएगी। तो बात है 1949 की। 1949 फॉर्मेशन ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत में जो है इसमें मेनली 12 देश शामिल थे। अभी वर्तमान में जो है इसमें 30 देश हैं। 2 देश नॉर्थ अमेरिका से हैं, 27 देश जो है यूरोपियन यूनियन से है और 1 देश यूरेशिया से है। तो इसी के विपरीत इसी जो ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, इसको काउंटर करने के लिए जो रसिया के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो था WTO, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर WTO का मतलब है वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाटो के काउंटर में लाया गया। और इस देश के जो सपोर्टर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ रसिया, वो मेनली क्या थे? सोशलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्टर थे। तो यहाँ से जो है 2 जो ग्रुप बने, एक यूएसए द्वारा लेड नाटो ग्रुप और एक रसिया द्वारा वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से जो कोल्ड वार की सिचुएशन उत्पन्न हुई, कोल्ड वार की सिचुएशन इन द सेंस कि डायरेक्टली 2 देशों के बीच या विभिन्न देशों के बीच आपस में युद्ध नहीं लड़ा गया। थ्रू डिफरेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसीज लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, जियो पॉलिटिक्स, इसके थ्रू जो है काफ़ी दिनों तक शीत युद्ध चलता रहा। अब बात है 1991 की। अब 1991 में जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर को जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए की लीडरशिप में जो यूएसएसआर को है 15 भागों में तोड़ा गया। और जो यूएसएसआर था उससे निकल कर आए 1991 में 15 विभिन्न देश। अब जनरली ये माना जाता था कि जो 1991 में जब जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है तो जो नाटो का एक्सपांसन है वो फर्दर नहीं किया जाएगा। परंतु बात यहाँ पर नहीं रुकी। जैसा कि यूक्रेन रसिया से अलग हुआ
और सेपरेट जो है कंट्री बना। अब विद इन द यूक्रेन दो ग्रुप इमर्ज हुए, एक ग्रुप था वेस्टर्न ग्रुप और एक ग्रुप था ईस्टर्न ग्रुप। जो ईस्टर्न ग्रुप में रहने वाले लोग थे वो मेनली डोनबास, डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन एज वेल एज क्रीमिया में रहने वाले थे। अब यहाँ के लोगों में और रसिया के लोगों में क्या सिमिलरिटी थी? दे बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप। अब एथनिक ग्रुप का तात्पर्य है सेम, समान प्रकार की जातीयता। समान एथनिक ग्रुप मीन्स उनके जो सांस्कृतिक परंपराएं होंगी वो समान होंगी। तो यहाँ पर जो विद इन द कंट्री है, जो यूक्रेन के अंदर है, सिविल वार शुरू हुए। तो यहाँ पर जो है सेपारेटिस्ट ग्रुप इमर्ज हुआ। तो इसके चलते जो क्रीमिया में सेपारेटिस्ट ग्रुप हुआ, जो अलग ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे यूक्रेन से, वो क्या थे? रसिया के सपोर्टर थे। तो रसिया ने उस पर अधिक्रमण किया 2014 में। अब 2014 में एक और जो वर्ल्ड लेवल की जो ट्रीटी की गई वो थी मिन्स्क प्रोटोकॉल। उसमें मेनली ये था कि यूक्रेन और रसिया के बीच सीज फायर किया जाएगा और एंड ऑफ द वार, जो युद्ध की जो कंडीशन बनी हो उनको समाप्त करके वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स किया जाएगा। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिफरेंट जो डोनबास रीजन है और अदर रीजन्स हैं उनको पावर दी जाएगी। लोकल लेवल के जो है इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन जो होंगे फ्री और फेयर होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोटोकॉल जो थी मिन्स्क एग्रीमेंट, वो 2014 और 15 में 2 बार फेल हुई और उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। अब बात है जुलाई 2020 की। 2020 में यूक्रेन, रसिया और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसके लिए जो है एग्रीमेंट किया गया कि जो सेपारेटिस्ट ग्रुप हैं और जो यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उनके बीच सिविल वार नहीं होगा और सीज फायर जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। फर्दर जो मार्च 2021 है, वहाँ की यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया कि जो सेपारेटिस्ट ग्रुप है सपोर्टेड बाय रसिया, उनको द्वारा जो है सीज फायर किया गया। तो वहाँ पर जो है सिविल वार जैसी सिचुएशंस उत्पन्न हुई। तो इस सिचुएशंस में जो मेनली इन्वॉल्व पर्सन्स थे वो थे एथनिक ग्रुप जो कि सिमिलर थे रसिया के। तो रसिया ने क्या किया कि उसको जो है सिविल वार को रोकने के लिए या फिर वहाँ पर जो इन्वॉल्व पर्सन हैं उन पर जो है एट्रोसिटीज ना की जाए, उन पर हमला ना किया जाए, तो उसने पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ भेजना शुरू किया। अब पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वहाँ पर पहुँची तो रसिया के द्वारा धीरे धीरे वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कराया गया। अब यहाँ पर एक बात और सामने उभर कर आती है कि जो यूक्रेन है उसको लगातार यूएसए और नाटो ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रयास किया गया कि यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल कर लिया जाए। तो यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल करने से क्या होगा कि जो नाटो का जो मिलिट्री अलायंस है उसको ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में मिलिट्री बेस मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो रसिया का बॉर्डर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन से शेयर करता है, तो रसिया को फर्दर जो है मिलिट्री थ्रेट पोज की जाएगी। अब मिलिट्री थ्रेट, अब यहाँ पर जो ऑलरेडी जो नाटो में 30 देश हैं, यदि यूक्रेन शामिल होता है तो 31 हो जाएंगे। अब यह रसिया अकेला पड़ जाएगा। यदि 31 देश साथ में मिलकर के अकेले रसिया से लड़ेंगे तो ये फ्यूचर के लिए क्या होगा? रसिया के लिए घातक साबित हो सकता है। तो यही चाहता है रसिया कि हमको जो यूएसए के द्वारा है और नाटो ग्रुप के द्वारा है, इस बात की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा नाटो में और हमारे ऊपर नाटो के द्वारा किसी भी प्रकार की फ्यूचर में कोई भी मिलिट्री थ्रेट पोज नहीं की जाएगी। तो इसके चलते ये जो रसिया है उसके द्वारा यूक्रेन में अटैक किया गया। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर इश्यूज जो है सामने उभर कर आए। अब आइए देखते हैं कि इसमें यूएसए का क्या स्टैंड है। यूएसए जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है मिस्टर जो बिडेन, उनके द्वारा कहा गया है कि हम जो है यूक्रेन को तब तक सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करेंगे युद्ध में जब तक वो नाटो में शामिल नहीं हो जाता है।
लेकिन एज आ गुड जेस्चर हम जो है रसिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस पोज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या कहना है। तो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि उनकी जो बात है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रसिया व्लादिमीर पुतिन से हुई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सीज फायर यहाँ पर किया जाए और वार्ताएं की जाएं। इसके अलावा जो है ग्लोबल लेवल पर इस बात को थ्रू वार्ता और डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ने भी इस विषय पर बात करते हुए कहा था कि इसको जो है डिप्लोमेटिक तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए। मीन्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क प्रोटोकॉल। जो मिन्स्क प्रोटोकॉल थी 2014 और 2015 की, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके प्रोटोकॉल को थ्रू द ऑब्जर्वर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, उसके अंडर में ऑब्जर्व करते हुए इन प्रोटोकॉल को सही तरीके से लागू किया जाए, तो इस विवाद को अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि इस विवाद को जल्द ही डिप्लोमेटिक और पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।